वेलकम बैक टू दिस वीडियो सेशन। और आप पढ़ना शुरू कर चुके हैं एट योर टीचर्स क्लासरूम। मैं हूं आपका दोस्त, बड़ा भाई और इंस्ट्रक्टर संतोष झा, जैसा कि आप जानते हैं। और आपको ये भी पता होगा क्योंकि आप 5 वीडियो कर चुके हैं कि आज आपको वीडियो का जो अंडरस्टैंडिंग फेडरलिज्म था उसका लर्निंग आउटकम्स मिलने जा रहा है। और मैं आपके लिए इस सेशन में लाया हूँ लर्निंग आउटकम्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि लर्निंग आउटकम्स भी हम अपने कॉन्सेप्ट मैप से ही स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग फेडरलिज्म में आपने व्हाट इज फेडरलिज्म पार्ट 1 में कर चुके हैं, जिसमें आपने यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल फॉर्म के बारे में पढ़ाई किया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, आपने पार्ट 2 की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, जिसमें कि 7 फीचर्स था, आप कर चुके हैं। तीसरा था बैलेंस ऑफ पावर, जिसमें आपने कमिंग फेडरेशंस और होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस के बारे में पढ़ा। और जो चौथा और पांचवा था वो आपका था व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री, और किस तरीके से उसमें पावर शेयरिंग होती है, और लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस, जिसके अंदर में आपने पढ़ा यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, रेसिड्यूरी लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट, स्पेशल स्टेटस एंड यूनियन टेरिटरीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 वीडियो आप पढ़ चुके हैं और आज हम आपको 6 इस 5 का एक संक्षिप्त रूप, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, ग्लोशरी बोल सकते हैं, और हम अपने भाषा में इसे लर्निंग आउटकम्स बोलते हैं। तो आपको पता चल गया आज का एम, तो रिपीट कर लीजिए एक बार। आज का लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है कि इन दिस वीडियो सेशन, इन दिस मॉड्यूल, वी लर्न अबाउट द फेडरलिज्म इन ब्रीफ और इन शॉर्ट, and we'll focus on the key points of federalism only for quick revision. Okay, so मेरे प्यारे बच्चों, you have studied in the last 5 videos, part 1 to part 5 on this platform. Just repeat it. So start from the discussions. You know the words jurisdictions very clearly, the area over which someone has legal authority, or the area may be defined in terms of geographical boundaries or in terms of certain kinds of subjects. दिस इज द मीनिंग ऑफ जुरिस्डिक्शंस। जरा सा इस फिगर को देखिए, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया, और ये जो इसका इंटरनेशनल बाउंड्री है, सपोज ये ज्योग्राफिकल स्टेटस है, अगर इसमें और भी जोन्स इसमें शामिल कर लिया जाए बच्चों, तो इस पर लीगल अथॉरिटी क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड कहाँ करता है? पार्लियामेंट। तो समझ गए आप जुरिस्डिक्शंस का मीनिंग, कि गवर्नमेंट का जिस पॉलिटिकल बाउंड्री में पावर है, दैट इज द जुरिस्डिक्शंस एरिया। तो चलिए मेरे बच्चों, स्टार्ट करते हैं मैं ग्लोशरी से। पहला वीडियो में आपने पढ़ा था व्हाट इज फेडरलिज्म। फिर से एक बार रिपीट कर लीजिए। आइए, फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। फेडरलिज्म इज सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन व्हिच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंट्रल अथॉरिटी एंड द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ दैट कंट्री। ओके, तो फेडरलिज्म एक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। जैसे कि आपके बॉडी में सिस्टम ऑफ ऑर्गेन से आपका बॉडी बना है ना, उसी तरीके से एक कंट्री कई सारे स्टेट से बनता है मेरे बच्चों। तो उसे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कहा जाता है, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी की गवर्नमेंट होती है। बेसिकली जो फेडरेशन है वो 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट से बनता है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो उसमें 2 से ज़्यादा है, 3 है। आज के डेट में 6 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है। परंतु अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट मेनली है। पहले यूनियन गवर्नमेंट है, फिर स्टेट गवर्नमेंट है, और फिर स्टेट गवर्नमेंट अपना पावर शेयर करता है डिवीजन के साथ। आप जानते हैं इस बात को। डिवीजन अपना परिषद जिला परिषद के साथ करता है, ये भी आप जानते होंगे। तो आप कह सकते हैं कि अगर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है तो सेंट्रल लेवल का क्या काम है? रिपीट कर लीजिए एक बार फिर से, कि सेंट्रल लेवल इज द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री दैट इज यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर ए फ्यू सब्जेक्ट्स ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। अब सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट आपने लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन में पढ़ा है, जो यूनियन लिस्ट था, हम बात करेंगे उसका। फिर बात करते हैं स्टेट लेवल की। सेंट्रल लेवल समझ में आ चुका है, चलिए अब बात करते हैं स्टेट लेवल की। स्टेट गवर्नमेंट एट द लेवल प्रोविंस और स्टेट्स दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट्स, इसका भी अपना कॉमन सब्जेक्ट्स होता है। बात करेंगे स्टेट लिस्ट में। तो आप समझ चुके हैं कि ये बोथ दीज लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स एंजॉय देयर पावर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं होता, इंडिपेंडेंट पावर होता है फेडरल स्ट्रक्चर में, पर्टिकुलरली अपने कंट्री में। द अदर्स आर द गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ प्रोविंसेज और स्टेट्स एंड दैट लुक आफ्टर मच ऑफ द डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट्स। तो ये इंट्रोडक्शन आप देख लिए।
अब हम आते हैं यूनिटरी गवर्नमेंट वर्सेस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट में आप पढ़ा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारे पावर होते हैं और उनका सबॉर्डिनेट होता है प्रोविंस और स्टेट में। जो ऑर्डर पास करेंगे वही स्टेट और प्रोविंस में जो गवर्नमेंट है वो उसे मानेगा। शो अंडर द यूनिटरी सिस्टम either there is only one level of government or the subunits are subordinate to the central government. आप उसे ये होता है यूनिटरी में, फेडरल में क्या होता है? But in the federal system, the central government cannot order the state government to do something. Okay, the central government can pass order in the unitary government, but in the federal form, the state government has its own power, which it is not answerable to the central government. हो गया याद? तो हम कह सकते हैं कि इन द फेडरल फॉर्म में जो स्टेट गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये किस पर अपना एडमिनिस्टर करता है? सेम सिटीजन ऑफ द नेशंस। तो सिटीजन्स को जवाब कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जवाब देना पड़ेगा। और स्टेट गवर्नमेंट किसको जवाब देगा? सिटीजन को जवाब देगा। तो दोनों गवर्नमेंट जो है, बोथ दीज गवर्नमेंट्स आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल ऑफ द नेशंस। ओके, समझ में आया वेरी क्लियरली? तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। यूनिटरी गवर्नमेंट में आपने श्रीलंका की एग्जांपल किया था, याद होगा आपको, एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका एंड बेल्जियम में आपको मैंने बताया था ये चीज। तो मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका जो है उसमें एक यूनिटरी गवर्नमेंट है और उसमें जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके पास टोटल पावर है जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसे मिलती है। जबकि बेल्जियम एक एग्जांपल लिए थे आप, जहां पर 1993 से पहले यूनिटरी गवर्नमेंट था और वो उसके बाद फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आ गया। बेल्जियन गवर्नमेंट मॉडल बनाया और उसने यूनिटरी से फेडरल में शिफ्ट कर गया। तो वहां पर आपने देख चुके हैं इस पार्ट को। ब्रसेल्स जो है उसका सेंट्रल कैपिटल था जहां पर से उसकी सेंट्रल गवर्नमेंट चलती है और 5 रीजन ऊपर में और 5 रीजन नीचे जो आप देख रहे हैं दैट इज द प्रोविंस। ओके, तो ये आप समझ चुके हैं डिफरेंस। उसके बाद आपने देखा थर्ड वीडियो में की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। इसमें मैंने आपको कहा था कि देयर आर 7 की फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म। फर्स्ट होता है कि देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा पॉइंट आप याद कर लीजिए कि डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स, जैसा कि अभी भी मैंने आपको कहा था, बट ईच टीयर हैज इट्स ओन जुरिस्डिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। याद हो गया? थर्ड पॉइंट याद कर लीजिए, द जुरिस्डिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। किसका क्या पावर है, किसका पावर किस क्षेत्र में है, किसका पावर किस सब्जेक्ट पर है, कहां पर लिखित होता है? कॉन्स्टिट्यूशंस में। चौथा था द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। याद है ना आपको? जो फंडामेंटल प्रोविजंस होते हैं फेडरल फॉर्म का, आप उसे कैसे चेंज कर सकते हैं अगर आपको बदलना हो? 2/3 मेजोरिटी चाहिए, जिसका पावर है सरकार में जिसकी पावर है ना उसको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, होता ही नहीं। अगर उस फेडरल फॉर्म में जितने भी स्टेट्स हैं उसमें एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स उसको जब सपोर्ट करेगा उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का स्ट्रक्चर ऑफ द फेडरलिज्म को चेंज करने का, तभी हो सकती है। इसीलिए कॉन्सेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड। ये की फीचर्स था। पांचवा आपको पता होना चाहिए कि जब कभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर, क्योंकि आपको पता है ना कंकरेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट होती है उसमें दोनों सरकार की अपनी अपनी होती है राय विचार, लेकिन उस राय विचार में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के विचारों से सहमत नहीं हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के विचार को माना जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब कि ये जो डिस्प्यूट है सेंटर और स्टेट के बीच में कौन रिजॉल्व करेगा? कोर्ट करेगा। कौन सा कोर्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट ऑफ द नेशंस। ओके, पांचवा है सोर्स ऑफ रेवेन्यू। सरकार अगर है तो सरकार कैसे चलाएगी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाएगी? तो भाई उसको रेवेन्यू कहां से आएगा? उसके लिए स्टेट एक्साइज है, सेंट्रल एक्साइज है।
स्टेट कस्टम ड्यूटी लगता है, सेंट्रल कस्टम ड्यूटी लगता है। स्टेट में पीपुल हैं, इनकम टैक्स पे करिए, इंडिविजुअल कॉर्पोरेट इनकम पे कीजिए, रेलवे से मिलता है यूनियन को। तो मेरे बच्चों कई सारे ऐसे सब्जेक्ट के बारे में आपको पढ़ना है और ये सारे सब्जेक्ट लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस के अंदर में आता है। तो 6 पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं बच्चों। द फेडरल सिस्टम दस हैज डुअल ऑब्जेक्टिव्स। सारी चीज़ों के साथ फेडरल सिस्टम के पास क्या ऑब्जेक्टिव है? टू सेफगार्ड द इंटायर नेशन, पूरे इंटायर नेशंस और पॉलिटिकल बाउंड्री को सुरक्षित रखना अपने दुश्मनों से। जैसा कि आजकल हम कई दुश्मनों से घिर गए हैं, दोस्त भी दुश्मन बन गया है, नेपाल है, चाइना है, पाकिस्तान है। और दूसरा है कि कंट्री के अंदर में किस तरीके से यूनिटी को प्रमोट किया जाए, ये भी दायित्व है फेडरल स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का। और जो यूनिटी है वो किसके बीच में? डाइवर्स पीपुल के बीच में, डाइवर्स रिलीजियस ग्रुप के बीच में। तो ये जो डाइवर्सिटी है वो रीजनल डाइवर्सिटी कहा जाता है उसे। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार के रहन सहन, खाना पीना, बोलना, उठना बैठना, सब चीज़ डिफरेंट है। खास करके इंडिया में आप देख रहे हैं। और उस सारे को ज्वाइन करके रखना, ये सब दायित्व होती है सरकार का। तो मेरे प्यारे बच्चों, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ मैं एक पॉइंट और कहना चाहूँगा कि जिस फेडरलिज्म के प्रिंसिपल पर आपका देश भारत फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में जाना जाता है, जहाँ पर दिल्ली में यूनियन गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है और स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है, आपको याद रखना चाहिए कि वर्ड फेडरल, जो कि लैटिन से बना हुआ था, फेडस से, जिसका मीनिंग था ट्रीटी और पैक्ट, वो आपके संविधान निर्माताओं ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और कमेटी के लोगों ने उस फेडरल वर्ड को संविधान में नहीं लिखा था। उसके बदले यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया। तो याद रखिएगा, फेडरलिज्म आपके संविधान, हिंदुस्तान के संविधान, इंडिया के संविधान, इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया, उसके बदले यूनियन ऑफ स्टेट्स लिखा गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक सारी बात याद हो गई होगी और आपने रिपीट कर लिया होगा। इस वीडियो का उद्देश्य एग्जाम के रात में क्विक रिवीजन के लिए है और ये प्रत्येक चैप्टर को ख़त्म करने के बाद आपको मिलता रहेगा, क्योंकि ये हमारे लेक्चर प्लान का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। हमारा कोई भी टॉपिक यहीं आके ख़त्म होता है। तो ये, जैसा कि मैंने आपको कहा कि फेडरलिज्म में हमारा 2 सेक्शंस है। एक सेक्शंस में हमने 6 वीडियो बनाया, ये 6 वीडियो आप पढ़ रहे हैं। दूसरा सेक्शन अभी हमने डाला नहीं है, कल के लिए तैयार रहिएगा। तो चलिए बच्चों, अब मैं शुरू करता हूँ बैलेंस ऑफ पावर के बारे में। The exact balance of power between the center and the state government varies from one federation to the others. फेडरल स्ट्रक्चर दुनिया में बहुत प्रकार के हैं और आपने फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट काफ़ी सारे देख चुके हैं। इंडिया में है, पाकिस्तान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, यूएसए में है, ब्राज़ील में है, अर्जेंटीना में है और कनाडा में है। बहुत जगह आप देख चुके हैं। अलग अलग देश का अपना अपना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है कि उसको किस तरीके से ब्रिटिश से इंडिपेंडेंसी मिला, क्या सिचुएशंस है वहाँ का, उसके हिसाब से अलग अलग सरकार को अलग अलग पावर दी जाती है और उसे बैलेंस किया जाता है 2 रूट से। पहला होता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जैसे कि मैं एग्जांपल यूएसए का लूँगा। छोटे छोटे स्टेट्स, जो वहाँ पर 50 स्टेट्स हैं, मिल करके एक यूएसए का निर्माण करते हैं और वो 50 स्टेट्स को स्टार के रूप में यूएसए के फ्लैग पे दिया गया है, 50 स्टार्स। और ये कमिंग टुगेदर फेडरेशंस में होता है, जहाँ छोटे छोटे मिल करके बड़े का निर्माण करते हैं, नेशनल लेवल पे आते हैं। दिस टाइप ऑफ फेडरेशन एग्जिस्ट इन द यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया। मेरे प्यारे बच्चों, जो दूसरा रूट्स है बैलेंस ऑफ पावर का, उसको बोलते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जो कि अपने यहाँ होता है। सेंटर दिल्ली में इंडिया, यूनियन गवर्नमेंट, और स्टेट में अलग अलग गवर्नमेंट। तो यहाँ पर क्या होता है कि बड़ी चीज को छोटे छोटे चीज में कन्वर्ट कर दी जाती है, स्टेट को। यूनियन के छोटे छोटे पार्ट होते हैं स्टेट्स, तो यहाँ पर पावर को डिवाइड कर दी जाती है, शेयर कर जाती है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन में सेंटर के पास जो पावर होती है, इक्वल पावर अलग अलग स्टेट्स के पास होता है और हमारे यहाँ पावर शेयर कर दी जाती है छोटे छोटे स्टेट्स में। तो दिस टाइप ऑफ फेडरेशन एग्जिस्ट इन इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। किस टाइप? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशंस।
or in this case the power is shared among various social groups to accommodate a huge diversity. तो बैलेंस ऑफ पावर आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, बहुत ही क्विकली हम करा रहे हैं। लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस की बात करते हैं, जिसमें आपको मैंने 3 तो इम्पोर्टेंट लिस्ट बताए थे। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में क्या इंक्लूड होता है? इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस सच एज डिफेंस ऑफ द कंट्री, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड करेंसी। तो आप इसमें पढ़ चुके थे कि डिफेंस ऑफ द कंट्री में किस तरीके से डिफेंस डील की जाती है, फ्रांस के साथ राफेल का डील कैसे हुआ, S-400 रसिया के साथ कैसे हुआ, और फॉरेन अफेयर्स में अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है रसिया से S-400 लेने में, वो भी आपने देखा था। उसी प्रकार नेशनलाइज किया कैसे किया जाए बैंकिंग को, ये सब भी होता है। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं, ये क्या कंटेन करता है? ये कंटेन करता है सब्जेक्ट ऑफ स्टेट एंड लोकल इंपोर्टेंस सच एज पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सब जो इंटरेस्ट है वो स्टेट का है। और थर्ड जो कि कंकरेंट लिस्ट होता है, इट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट स्टेट और यूनियन दोनों का इसमें अपना योगदान होता है। और इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? एजुकेशन है, फॉरेस्ट है, ट्रेड यूनियंस है, प्रेशर ग्रुप्स है, मैरिज है, एडॉप्शन है, सक्सेशन है, इस सब को देखना कॉमन लिस्ट में आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको 3 लिस्ट समझ में आ चुका होगा। अब हम रेस्ट की बात करते हैं, जो कि रेसिड्यूरी लिस्ट है। आपको मैंने कहा था अपने उस वीडियोस में, जो लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शन पार्ट 4 और 5 वाले वीडियो में, जो एक साथ कंबाइन करके अपलोड किया गया था यूट्यूब पर, कि ये सब्जेक्ट हमारा कंप्यूटर साइंस और जो नए सब्जेक्ट हैं जो संविधान के फॉर्म करते के समय में नहीं था, वो इसके अंदर में आता है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, सोशल साइट्स, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप एटसेट्रा। और एक होता है स्पेशल स्टेटस, जिसमें कि जम्मू एंड कश्मीर के साथ साथ और भी कई सारे स्टेट्स हैं, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, और भी है जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर हैज इट्स ओन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें एक स्पेशल स्टेटस था 370, हाल फिलहाल के दिनों में इसे हटा दिया गया है और जम्मू कश्मीर और इसको 2 क्षेत्र में डिवाइड कर दिया गया। जो इसका नॉर्थ वेस्ट पार्ट है जम्मू कश्मीर में कर दिया, नॉर्थ ईस्ट पार्ट को लद्दाख में कर दिया गया। दोनों ऑप्शन एक यूनियन टेरिटरीज हो गया है। So many provisions of the Indian constitutions are not applicable to this state with the approval of the state assembly। इसमें ये चीज़ हो सकता है, तो यहाँ के असेंबली को एक स्पेशल पावर है। मेरे प्यारे बच्चों, स्पेशल स्टेट्स के अलावा और स्टेट्स के अलावा हमारे देश में कुछ यूनियन टेरिटरीज है, जैसे कि 2 का तो आपने अभी भी सुना जो नए बना है, और हमारे पास 7 और भी हैं। So there are some units of the Indian Union which enjoy their very little power, and these are areas which are too small to become an independent state, but which could not be merged with any of the existing states। ये चाहते नहीं है कि हम किसी एक देश में मर्ज कर जाएं, अलग स्टेट्स होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। इसमें हम एग्जांपल आपको चंडीगढ़, लक्षद्वीप और कैपिटल सिटी ऑफ दिल्ली की बात किए थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, लिस्ट ऑफ जुरिस्डिक्शंस में आप सारा चीज़ देख चुके हैं। इस तरीके से हमारा अंडरस्टैंडिंग फेडरलिज्म का ये टॉपिक, जो कि सेक्शन 1 के अंदर में 6 वीडियो में कन्वर्ट किया गया था, आप सारा क्विक रिवीजन कर चुके हैं। अब मैं बात करूंगा इस वीडियो सेशन में कुछ इमेज की, जो मैं आपके सामने राइट से लेफ्ट की तरफ धीरे 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 जा रहा है। तो आइए इसको रोकते हैं। ये आपका इंडियन पार्लियामेंट है, देख रहे हैं, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है यहाँ पर। ये आपका बेल्जियम का है, ब्रसेल्स में है ये, और ये भी वहाँ का पार्लियामेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों पुराना स्ट्रक्चर है जो ब्रिटिश के समय से ही था है। और ये जो आप ब्यूटीफुल पार्लियामेंट आपके सामने में देख रहे हैं, ये आपके छोटा देश पड़ोसी श्रीलंका, जो कि इंडियन ओशन में है, उसका पार्लियामेंट है। वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल न्यू आर्किटेक्चर है। ब्रिटिश के समय में जो पार्लियामेंट यहाँ पर बनाया गया वो अब काफ़ी पुराना हो चुके हैं, तो इन्होंने अपना नया बना चुके हैं। और अपने यहाँ इंडिया में नए पार्लियामेंट बनने का जगह और बिल्डिंग स्टार्ट हो चुका है। 2022 तक आपको न्यू स्ट्रक्चर मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं इस वीडियो सेशन को समाप्त करता हूँ। ज़रूर देखिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, और इंतज़ार कीजिए कल के लिए न्यू चैप्टर के साथ, न्यू सेशन के साथ। आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया इसको सुनने के लिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।